हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट सुमित कुमार। और बच्चों, हम क्या कर रहे हैं आप सबको पता है। हम क्लास 12th इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की रिवीजन कर रहे हैं। नो डाउट हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के भी कुछ चैप्टर रिवाइज करेंगे। और चलिए बेटा, अभी हम शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए चैप्टर जिसका नाम है इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991, या फिर यू कैन से न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। और हम सबको पता है ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बच्चों तीन थी। कौन कौन सी? एल, पी और जी। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ये सब कब आई थी? 1991 में। थोड़ा बड़ा चैप्टर है बच्चों, आओ फटाफट इसे रिवीजन करते हैं। कम से कम टाइम के अंदर इस बड़े से बड़े चैप्टर को रिवाइज करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का मतलब क्या था। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसियां थी जिनकी दिशा कैसी थी? डायरेक्टेड टू एक्सेलरेट, जो बढ़ाना चाहते थे। एक्सेलरेट मतलब बच्चों बढ़ाना चाहते थे। किसको? पेस को। पेस मतलब बच्चों रफ्तार को। किसकी रफ्तार को? ग्रोथ को एंड डेवलपमेंट की। तो ग्रोथ की एंड डेवलपमेंट की रफ्तार को बढ़ाने के लिए जो पॉलिसियां बनाई गई, इन्हीं पॉलिसियों को बोला गया न्यू इकोनॉमिक पॉलिसियां। इन 1991 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटेड अ सीरीज ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। और बच्चों 1991 में बड़े बड़े स्टेप्स उठाए गए थे। हाँ, सबसे पहले ये पेपर में आ सकता है बच्चों। देखो, पहले था लिबरल, अब है लिबरलाइजेशन। पहले था लाइसेंसिंग, खत्म कर दिया गया। पहले था कोटा। कोटा का मतलब होता है बच्चों लिमिट लगा देना। लेकिन अब क्या आया? प्राइवेटाइजेशन। पहले था परमिट लेना पड़ता था एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए, और अब क्या आया? ग्लोबलाइजेशन। तो बच्चों पहले था एल क्यू पी, अब है एल पी जी। पहले था लाइसेंसिंग, कोटा और परमिट, और अब क्या है? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। खत्म टॉपिक। आगे बढ़ते हैं। एलिमेंट्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। बच्चों हम सबको पता है तीन ही एलिमेंट है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ये तीनों चीजें डिटेल में पढ़नी है इस चैप्टर के अंदर। तो आई होप आप सबने अपनी सीट बेल्ट बांध ली है। नहीं बांधी तो अब बांध लो, क्योंकि अब हम शुरू करने जा रहे हैं मजेदार चैप्टर। सबसे पहले लिबरलाइजेशन। बेसिकली लिबरलाइजेशन वर्ड का मतलब हुआ बच्चों, हमारे को जितने भी हमारे बिजनेसमैन थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनको जो दुनिया भर के इनके ऊपर कंट्रोल लगा रखे थे, इस कंट्रोल से क्या पहुंचानी थी? आजादी पहुंचानी थी। तो बच्चों ये लिखा हुआ है, लिबरलाइजेशन of the economy means freedom, आजादी of the producing units। producing units बोले तो बच्चों प्रोड्यूसर्स को आजादी देनी थी फ्रॉम डायरेक्ट और फिजिकल कंट्रोल। जो सरकार कंट्रोल लगाया करती थी, इससे आजादी दे दी जाएगी। ठीक है। प्रायर टू 1991 से पहले सरकार बहुत टाइप के कंट्रोल लगाया करती थी। लाइक तुम्हारे को लाइसेंस लेना है, प्राइस कंट्रोल को लेकर, फाइनेंशियल कंट्रोल को लेकर, यहां से लोन ले सकते हो, इसको नहीं बेच सकते, उसको नहीं बेच सकते, दुनिया भर के कंट्रोल थे। लेकिन सरकार ने ये फेस करा कि इसकी बहुत सारी शॉर्टकमिंग्स थी। भाई तुम किसी पे कंट्रोल करके ग्रोथ कैसे करवा सकते हो उसे? तो सरकार को ये बात फील हुई। फिर सरकार ने किसको इंट्रोड्यूस किया 1991 में? लिबरलाइजेशन को। क्यों? क्योंकि 1991 से पहले हमारी जीडीपी काफी तेजी से गिर गई थी। फॉलन शॉर्टली का मतलब काफी तेजी से करी थी, जिसको ठीक करने के लिए 1991 में लिबरलाइजेशन को इंट्रोड्यूस किया गया। अब बच्चों लिबरलाइजेशन के अंदर हुआ क्या क्या? तो बच्चों देखना, लिबरलाइजेशन के अंदर टोटल 4 कैटेगरी में चेंजेस हुए। सबसे पहले लिबरलाइजेशन के अंदर का पहला पॉइंट किसमें चेंजेस हुए? इंडस्ट्रियल सेक्टर्स रिफॉर्म में, इंडस्ट्रीज से रिलेटेड बदलाव हुए, जिसमें सबसे पहले जो इंडस्ट्रीज को बिजनेस करने के लिए लाइसेंस लेने की जरूरत थी, उनको एबोलिश किया गया, लाइसेंसिंग सिस्टम को खत्म किया गया। लेकिन बेटा लिकर बोले तो अल्कोहल, सिगरेट, डिफेंस, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव्स, जो केमिकल होते हैं भारी भरकम, और डेंजरस केमिकल, इन सारी चीजों के लिए आज भी लाइसेंस चाहिए। तो कुल मिलाकर नो डाउट जो नॉर्मल ब्रेड पकौड़े, समोसे, कपड़े लत्ते, जूते चप्पल ये सब बना रहा है, नहीं, अब उनको लाइसेंस नहीं चाहिए। लेकिन कुछ आज भी है जिनको लाइसेंस चाहिए होता है। तो बच्चों हम लिबरलाइजेशन पढ़ रहे हैं। लिबरलाइजेशन के अंदर पहला पॉइंट पढ़ रहे हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म। इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म का भी पहला पॉइंट पढ़ रहे हैं, लाइसेंसिंग सिस्टम को एबोलिश कर दिया गया। व्हाट इज एबोलिशन? खत्म कर दिया गया। लेकिन 2-4 चीजें आज भी सरकार उसका लाइसेंस देती है। दूसरा बच्चों लिखा हुआ है पब्लिक सेक्टर का रोल कम किया गया। ये हम सबको पता है 1991 से पहले मेन रोल पब्लिक सेक्टर का था, लेकिन धीरे धीरे सरकार ने पब्लिक सेक्टर के रोल को क्या किया? कम। प्राइवेट सेक्टर के रोल को धीरे धीरे क्या करा? बढ़ाया। सेकंड पॉइंट खत्म है। थर्ड पॉइंट देखिएगा बच्चे, क्या लिखा हुआ है? डी रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन एरियाज। मैनी प्रोडक्शन एरियाज वर अर्लियर रिजर्व फॉर एसएसआई। पहले एसएसआई के लिए पर्टिकुलर एरिया फिक्स कर दिया गया था कि एसएसआई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, तो इस जगह में काम कर, तेरे को कोई तंग नहीं करेगा, तू वहां काम कर, तेरे को कोई तंग नहीं करेगा। लेकिन अब ये जो रिजर्व किया गया था, ये सिस्टम डी रिजर्व कर दिया गया, मतलब इस सिस्टम को मार दिया गया। ऐसे होगा क्या? जिसके पास औकात है, जिसके पास रिसोर्सेज है, वो काम करेगा, जिसके पास रिसोर्सेज नहीं है वो भाड़ में गया। चौथा क्या लिखा हुआ है बच्चों? एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी। अब आपको
पहले क्या था, नया मशीन लगानी है, नई इंडस्ट्री खोलनी है, बगल वाला प्लॉट भी लेकर उसमें भी बिजनेस करना है, तो पहले आपको लाइसेंस लेना पड़ता था। लेकिन अब अगर आपको प्रोडक्शन कैपेसिटी का विस्तार करना है, एक्सपेंशन करना है, तो किसी से कोई लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। और चौथा, पहले आप बाहर से कैपिटल गुड्स को, मतलब मशीनरीज को, नई नई टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट नहीं कर सकते थे। लेकिन 1991 के लिबरलाइजेशन के इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स के बाद आप बाहर से कैपिटल गुड्स को भी इंपोर्ट कर सकते हैं। तो बच्चों फिर से हमारा चैप्टर चल रहा है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में 3 ही वर्ड काम के हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। हम लिबरलाइजेशन पढ़ रहे हैं। लिबरलाइजेशन के अंदर का पहला बदलाव इंडस्ट्रियल सेक्टर का बदलाव था, जिसके अंदर ये 3-4 पॉइंट थे। ठीक है। दूसरा, लिबरलाइजेशन के अंदर बच्चों फाइनेंशियल सेक्टर में रिफॉर्म हुए। तो सबसे पहले हमारे को यह पता होना चाहिए फाइनेंशियल सेक्टर में आता कौन कौन है। बैंक आता है, नॉन बैंक आता है, स्टॉक मार्केट आता है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट आता है। ये सब कौन है? ये सब है हमारे देश के फाइनेंशियल मार्केट। तो बच्चों इस फाइनेंशियल सेक्टर में भी आरबीआई के रोल को चेंज किया गया। पहले काफी ज्यादा कंट्रोल था, लेकिन वो कंट्रोल धीरे धीरे कम किया गया। अब जो हमारे बिजनेसमैन हैं, जो हमारा स्टॉक मार्केट है, वो थोड़ी आजादी देता है ताकि ज्यादा से ज्यादा कैपिटल लगाया जा सके, इन्वेस्टमेंट बढ़े। और नो डाउट जब कैपिटल और इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो क्या इकोनॉमिक ग्रोथ हासिल होगी। हाँ, तो बच्चों आपको इसके अंदर मेन क्या ध्यान रखना है, लिबरलाइजेशन ने ना आरबीआई के रोल को चेंज कर दिया। पहले वो आपको रेगुलेट करता था, अब वो सिर्फ फैसिलिटेट करेगा। आप इसे ऐसे कह सकते हो, पहले आरबीआई कुछ ज्यादा ही दखलंदाजी करता था, अब आरबीआई की दखलंदाजी थोड़ी सी कम हो गई। अब मार्केट फोर्सेस, डिमांड एंड सप्लाई की हेल्प से मार्केट चल रहा था, आरबीआई का उतना ज्यादा रोल नहीं था रोल। फैसिलिटेटर आज भी है, चीजें प्रोवाइड आज भी कर रहा है, लेकिन अब उतने ज्यादा कंट्रोल नहीं है आज भी। ठीक है बच्चों, पहला रिफॉर्म हुआ इंडस्ट्रियल सेक्टर में, दूसरा रिफॉर्म हुआ फाइनेंशियल सेक्टर में। पहले सारे फाइनेंशियल सेक्टर के नाम बता देना, फिर बोलना इसमें पहले जो भी कंट्रोल थे वो धीरे धीरे खत्म किए गए। फिर बोलना आरबीआई का काम पहले रेगुलेटर का काम था, अब वो फैसिलिटेटर का काम बनते जा रहा है। खत्म। थर्ड पॉइंट देखिएगा बच्चों, फिस्कल रिफॉर्म्स। पता है फिस्कल रिफॉर्म्स में किसकी बात होती है? ये आपने गवर्नमेंट बजट में ये वर्ड सुना होगा। फिस्कल रिफॉर्म्स में सरकार अपने खर्चे और सरकार अपने रेवेन्यू, बोले तो टैक्सेस के बारे में डिसीजन लेती है। तो बेसिकली इसके अंदर बच्चों क्या है, सरकार ने 2 तरीके के टैक्स, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। फिर बोलता हूं बच्चों, गवर्नमेंट बजट में आपने बहुत डिटेल में पढ़ा है, डायरेक्ट टैक्स का बर्डन शिफ्ट नहीं हो सकता, इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन शिफ्ट हो सकता है। डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स आता है, इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी आता है। इन सब में क्या डिफरेंस है, हमने ये सारी चीजें पढ़ रखी थी। तो सरकार ने दोनों ही टैक्सेस कुछ इस तरीके से बनाए जैसे लोगों ने अब चोरी करना छोड़ दिया। टैक्स इवेजन, ये वर्ड बच्चों लिखा हुआ है, ये रहा देखो, टैक्स इवेजन जो सब बहुत सारे लोग किया करते थे वो इवेजन करना छोड़ दिया। टैक्स को थोड़ा सरल बनाया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स भरें और टैक्स का पालन करें। तो ये बदलाव किए गए, मतलब टैक्स में भी बदलाव किए गए। टैक्स के बदलाव को आप टैक्स के बदलाव ना लिखकर फिस्कल रिफॉर्म्स लिखिएगा। और एक लास्ट पॉइंट और है बच्चों, इंटरनेशनल मार्केट में, बोले तो एक्सटर्नल सेक्टर में भी रिफॉर्म किए गए। पहले आप कितना पैसा मंगा सकते हो बाहर से, क्या गुड्स मंगा सकते हो, कितने गुड्स बेच सकते हो, किसकी परमिशन से बेच सकते हो। याद करो बच्चों, आपने एक फेमा का नाम सुना होगा, मैंने बहुत बार ये फेमा वर्ड बोला है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ये बनाया गया, पहले फेरा था, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, कुछ ज्यादा ही रेगुलेशन बना रखे थे, मार के उसकी जगह फेमा बना दिया गया। और इसका मेन पर्पस क्या था, ताकि फॉरेन सेक्टर, फॉरेन देशों के साथ हम पैसा ले पैसा दे, कैपिटल आए कैपिटल जाए, एक्सपोर्ट बढ़े इंपोर्ट बढ़े, ये सब हो। और जाहिर सी बात है जब ये होगा तो क्या देश की ग्रोथ होगी, हाँ हमारा जो करेंसी है वो और स्ट्रॉन्गर बनेगी और देश की ग्रोथ हो जाएगी इंटरनेशनल मनी मार्केट के अंदर। तो बच्चों हमने क्या सीखा, खत्म हो गया लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन के 4 सेक्टर के रिफॉर्म्स हुए बेसिकली लिबरलाइजेशन के अंदर। सबसे पहले इंडस्ट्रियल सेक्टर, दूसरा फाइनेंशियल सेक्टर, तीसरा बताओ फटाफट फिस्कल रिफॉर्म, और चौथा एक्सटर्नल सेक्टर्स में रिफॉर्म किए गए। और बच्चों चारों में कॉमन क्या था, ये चारों ही पहले बहुत सारे कंट्रोल लगाया करते थे, लेकिन गवर्नमेंट ने फिर इस कंट्रोल को धीरे धीरे कम किया गया, फ्रीडम दी गई। खत्म, डन। बच्चों व्हाट इज द सेकंड पॉइंट? द सेकंड पॉइंट इज प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन मतलब जाहिर सी बात है सबको पता होगा, जो स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस थी, गवर्नमेंट कंपनियां थी, पीएसयू थी, उनका रोल धीरे धीरे कम किया गया और कुछ प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग्स को, प्राइवेट सेक्टर के पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को प्राइवेट हाथों में बेच दिया गया। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि बच्चों यहां पे लिखा हुआ है, देखना कहां चला गया, एक मिनट, पेज नंबर 60, हम प्राइवेटाइजेशन पढ़ रहे थे ना, यस ये रहा, आ गया। नीड फॉर प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन की जरूरत क्यों फील हुई वो सुनना ध्यान से, यही लिखा हुआ है इसके अंदर। हुआ क्या था, आईपीआर 1956 जो कि 1991 से पहले आया था, उसके तहत पब्लिक सेक्टर को की रोल दिया गया, जिसके तहत कुछ भी काम करना है A to Z, ज्यादातर कामों के लिए हर एरिया में पीएसयू लगा दी गई।
बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगाई गई, सरकारी कंपनियां, पीएसयू बोले तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। इन्होंने शुरुआत में सही रिजल्ट्स करे, आज भी सही रिजल्ट्स हैं बड़ी बड़ी पीएसयू के। लेकिन जो ज्यादातर पीएसयू थी ना, वो करप्शन में डूब गई, उनको काफी ज्यादा लॉस होने लग गए, जिसकी वजह से ये पीएसयू अब सरकार के ऊपर बोझ बन चुकी थी। इसलिए सरकार ने इन बोझ वाली पीएसयू को प्राइवेट सेक्टर में बेचना शुरू कर दिया, और इसी को हमने नाम क्या बोला, प्राइवेटाइजेशन। आओ बच्चों देखो एक बार क्या लिखा हुआ है, यही मैंने आपको कहानी सुना दी। ये लिखा हुआ है, हाउएवर इन व्यू ऑफ देयर एफिशिएंट परफॉर्मेंस, कुछ पीएसयू अच्छी थी तो उसको सरकार ने अपने पास रख लिया। उन पीएसयू में नवरत्न आती हैं, मिनी रत्न आती हैं और महारत्न आती है। मैं इसके बारे में भी आपको जरूर बताऊंगा, एक नंबर पे इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। बस आपको ये ध्यान रखना है 1991 से पहले बहुत सारी जो पीएसयू थी वो सोसाइटी के ऊपर डेड वेट बन गई थी, पीएसयू अनसस्टेनेबल थी, वो चल नहीं पा रही थी, लॉस में डूबी हुई थी, करप्शन में डूबी हुई थी, जिस वजह से सरकार को इसे प्राइवेट हाथों में बेचना पड़ गया। अब प्राइवेटाइजेशन खत्म हो गया, अब है प्राइवेटाइजेशन के फायदे और प्राइवेटाइजेशन के नुकसान। तो देखिएगा बच्चों, प्राइवेटाइजेशन का सबसे बड़ा फायदा होता है यहां पे सेल्फ इंटरेस्ट पे फोकस होता है। सोसाइटी गई भाड़ में, सोशल इंटरेस्ट से ज्यादा फोकस होता है सेल्फ इंटरेस्ट पे। और जाहिर सी बात है, जब सेल्फ इंटरेस्ट पे फोकस होगा, मैं ज्यादा अच्छे से काम करूंगा, ज्यादा अच्छे से काम करूंगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी भाई, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। दूसरा, प्राइवेटाइजेशन से कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट बढ़ता है, कंपटीशन बढ़ता है, और कंपटीशन हम सबको पता है, कंपटीशन हमेशा हर बंदे के लिए अच्छा होता है। इससे क्वालिटीज अच्छी होती है, कंज्यूमर्स को ज्यादा चीजें अवेलेबल होती है, ये सब एज ए कंज्यूमर काफी अच्छी चीजें होती है। तीसरा फायदा, पहला बच्चों प्राइवेटाइजेशन का पहला फायदा क्या पढ़ा हमने, सबसे पहले पढ़ा सेल्फ इंटरेस्ट पे फोकस होता है, सोशल इंटरेस्ट गया भाड़ में। सेकंड, इससे कंपटीशन बढ़ता है, आप बगल में कहीं लिख भी सकते हो अगर आपके पास बुक है। तीसरा पॉइंट बच्चों, प्राइवेटाइजेशन है तो डाइवर्सिफिकेशन है। अगर प्राइवेटाइजेशन नहीं होता तो मेरे पास सरकार जो मुझे देगी मेरे को वही कंज्यूम करना पड़ेगा, लेकिन प्राइवेटाइजेशन है, मेरे को गाड़ी चाहिए तो गाड़ी बेचने के लिए मेरे सामने हजार प्रोड्यूसर है, कोई बोलता है मेरी गाड़ी खरीद लो, कोई बोलता है मेरी गाड़ी खरीद लो। कुल मिलाकर डाइवर्सिफिकेशन होता है। डाइवर्सिफिकेशन की भी किसकी वजह से पॉसिबल है, प्राइवेटाइजेशन। और चौथा, प्राइवेटाइजेशन प्रमोट करता है कंज्यूमर सॉवरेनिटी, कंज्यूमर का क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि इसके यहाँ पे कंज्यूमर के सामने वाइडर चॉइसेस होती है, जिस वजह से कंज्यूमर का क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करता है। तो ये फायदे थे। नुकसान, सोसाइटी सोशल इंटरेस्ट को इग्नोर किया गया ना तो सोशल वेलफेयर खत्म हो जाएगा, जो पुअर सेक्टर है उसकी लंका लगना तय है। तो यही है बच्चों, सोशलिस्टिक पैटर्न को इग्नोर किया जाएगा, और जिसकी वजह से प्राइवेटाइजेशन जब इनकरेज किया जाएगा तो जो वीकर सेक्शन है सोसाइटी का वो डेप्रीवेशन फील करेगा, वो चीज़ों को हासिल नहीं कर पाएगा। और एक नंबर पे बच्चों ये सर्कुलर ट्रेजेडी के बारे में ध्यान रखना, जहाँ पे प्राइवेटाइजेशन किया गया जिसकी वजह से वहाँ के लोगों का रहना दुश्वार हो गया। तो प्राइवेटाइजेशन के फायदे तो हैं, लेकिन नुकसान भी है कि वीकर सेक्शन, जो पुअर सेक्शन है, वो चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर पाएगा, बेसिक चीज़ें भी उनके औकात से बाहर चले जाएंगे। बच्चों, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 चैप्टर चल रहा है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। हमने एक वर्ड एलपीक्यू की जगह एलपीजी लेकर आए थे। फिर हमने लिबरलाइजेशन को डिटेल में पढ़ा। लिबरलाइजेशन के 4 रिफॉर्म्स हुए थे, मैंने चारों बता दिए। इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, फिस्कल रिफॉर्म्स, और चौथा एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म। फिर प्राइवेटाइजेशन पढ़ा, प्राइवेटाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ी ये पढ़ा। फिर प्राइवेटाइजेशन के फायदे क्या थे, प्राइवेटाइजेशन के नुकसान क्या थे ये पढ़े। नुकसान देखो कितने बच्चों वाले थे, कंपटीशन बढ़ा, जाहिर सी बात है कंपटीशन बढ़ेगा ना प्राइवेटाइजेशन से, लोगों की, कंज्यूमर्स की चॉइसेस बढ़ी, कंज्यूमर सॉवरेनिटी बढ़ी, और क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करा। ये सारे पॉइंट आप आराम से लिख सकते हो पेपर के अंदर। फिर अब हमारे को पढ़ना है क्या, ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब बच्चे सबको क्लियर होगा, हमारी इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट करवाना, हम दूसरे देश से खरीदेंगे भी और दूसरे देश को बेचेंगे भी। दिस इज नोन एज ग्लोबलाइजेशन। बचपन से सुनते आ रहे हो वर्ड ग्लोबलाइजेशन, अक्रॉस द बॉर्डर गुड्स का आना और गुड्स का जाना, इसे बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन में के तहत क्या किया गया, सरकार ने जो इक्विटी की लिमिट थी, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी बोले तो इक्विटी शेयर कैपिटल की लिमिट, जो बाहर से इन्वेस्टमेंट भारत में आ सकती थी, उस लिमिट को बढ़ा दिया। अब अंग्रेज ज्यादा पैसा भारत में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बताओ आपके लिए अच्छी, एज एन इंडियन आपके लिए अच्छी बात है बुरी बात है? अच्छी बात है। दूसरा, पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी, पहले आप रुपए को कन्वर्ट नहीं कर सकते थे, फॉरेन करेंसी को कन्वर्ट नहीं कर सकते थे, लेकिन अब बहुत सारी चीजों के लिए सरकार ने पैसे को कन्वर्ट करना अलाउ कर दिया फॉरेन करेंसी में, ताकि आप बाहर से सामान मंगा सको, बाहर घूमने जा सको, बाहर से मशीन मंगा सको, बाहर अपने फैमिली वालों को पैसा भेज सको। तो सरकार ने जो कन्वर्जन की पॉलिसी थी उसमें चेंजेस किए, थोड़े आसान बना दिए गए। हमने दूसरे देशों के साथ लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसियां करा। पहले हमारे देश हमारे साथ कोई ज्यादा लंबे समय तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता था, लेकिन भारत सरकार ने 1991 के बाद दूसरे देशों के साथ लॉन्ग टर्म की ट्रेड पॉलिसी करी। और जाहिर सी बात है, जब लॉन्गर ड्यूरेशन की टैरिफ पॉलिसियां बनेंगी तो इससे देश थोड़ा सा स्टेबल फील करेगा, स्थिरता थोड़ी सी बढ़ेगी।
टैक्स रेट्स घटाए गए जिससे कंपटीशन बढ़ा, चौथा पॉइंट लिखा हुआ है ना बच्चों, रिडक्शन इन टैरिफ। टैरिफ का मतलब ही क्या होता है, टैक्स रेट घटाया गया जिससे दूसरे देशों के साथ हमारा व्यापार लेन देन बढ़ा। और जो क्वांटिटी में रिस्ट्रिक्शन थी कि इतना नहीं मंगा सकते, उतना नहीं मंगा सकते, इतनी से ज्यादा क्वांटिटी नहीं मंगा सकते, इन सब रिस्ट्रिक्शन को धीरे धीरे खत्म कर दिया गया। ये था हमारा ग्लोबलाइजेशन। सारी की सारी बातें इसमें बाहर दूसरे सेक्टर के साथ लेने और देने पे डिपेंड हो रही थी। डन। हमने लिबरलाइजेशन पढ़ा, प्राइवेटाइजेशन पढ़ा, ग्लोबलाइजेशन पढ़ा। सबसे बड़ा प्राइवेटाइजेशन था, लिबरलाइजेशन था सबसे बड़ा, उसके अंदर के वो 4 पॉइंटों की वजह से। प्राइवेटाइजेशन भी छोटा सा था, ग्लोबलाइजेशन भी छोटा सा था। अब इनके फायदे क्या थे और बच्चों इनके नुकसान क्या थे, तो देखना। पता है मैं जानबूझकर बुक के पेज क्यों पलट रहा हूं, ताकि आपको ये बुक से जहां आपने कुछ कुछ लिखा होगा, जहां थोड़ा बहुत आपको याद आ रहा होगा, कुछ पॉइंट बुक के दिख रहे हैं, तो पेपर में आपको बहुत हेल्प करने वाला है। डन। आप सबको ये सब अच्छा लग रहा है तो प्लीज लगातार पढ़ते जाइए और नाम रोशन कर दीजिए। 90+ आने ही चाहिए। अब फायदे क्या थे बच्चों एलपीजी पॉलिसी के, हमारी इकोनॉमी वाइब्रेंट बनी। वाइब्रेंट मतलब हमारी तेजी से इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, जीडीपी बढ़ी। दूसरा, हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी स्टिमुलेंट मिला उसको, स्टिमुलेंट मतलब उसमें भी अच्छी खासी ग्रोथ नजर आने लग गई और पर्टिकुलरली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री बहुत अच्छी हुई। तीसरा, हमारा वित्तीय घाटा फिस्कल डेफिसिट कम हुआ। जाहिर सी बात है जब हम कमाएंगे ज्यादा तो घाटे कम हो जाएंगे। हमारा इन्फ्लेशन महंगाई दर भी कंट्रोल में आ गई। कंज्यूमर की सॉवरेनिटी बढ़ी। सॉवरेनिटी मतलब होता है बच्चों कंज्यूमर के सामने चॉइसेस बढ़ी, उसका क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या हो गया, इंप्रूव कर गया। इसके अलावा भाई जब हमने दूसरे देशों को बेचना शुरू करा तो फॉरेन करेंसी ज्यादा आई, जिससे हमारे देश का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी बढ़ गया। देखो कितने इजी पॉइंट है। जीडीपी बढ़ा, आप ना आगे जाकर पॉइंट भी लिख सकते हो। एम्प्लॉयमेंट बढ़ा होगा, क्यों? क्योंकि बाहर से इंडस्ट्री जब भारत में आएंगी या बाहर से जब इन्वेस्टमेंट भारत में आएगा तो इंडस्ट्री खुलेगी तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, है ना। कंज्यूमर सॉवरेनिटी बढ़ी, उनको ज्यादा से ज्यादा चॉइसेस मिली। जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था, आईटी सेक्टर था, उसको भी बहुत अच्छा पुशअप मिला। सब अच्छा अच्छा नजर आ रहा है। हाँ, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाहर से बहुत भर भर के अब भारत में आया। आप सबने बच्चों फॉरेन इन्वेस्टमेंट में पढ़ा हुआ है, एफडीआई भी भर भर कर आया और एफआईआई भी भर भर के आया। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर दोनों भर भर कर आए। और एफआईआई का बच्चों एक और नाम होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। ये सारी ही चीजें बढ़ी जो कि एज अ इकोनॉमी काफी अच्छे रिजल्ट्स थे एलपीजी के। इसके अलावा रिकॉग्निशन ऑफ इंडिया एज एन इमर्जिंग इकोनॉमिक पावर, हमारे देश की ग्रोथ इतनी अच्छी हो रही थी कि दुनिया ने हमारे देश को अब एक अच्छा देश मानना शुरू करा। हमारी इकोनॉमिक पावर बढ़ने लग गई और अभी तो हम चौथे पांचवें नंबर पे भी पहुंच गए हैं। नवा, अ शिफ्ट फ्रॉम मोनोपोली मार्केट टू कॉम्पिटिटिव मार्केट। पहले जिस काम में भी करवाना था सरकारी कंपनी को लाते थे, लेकिन अब ये खत्म हुआ। धीरे धीरे कंपटीशन बढ़ा। कंपटीशन का मतलब प्राइवेट सेक्टर का रोल थोड़ा सा बढ़ा। तो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, कॉम्पिटिटिव हमेशा अच्छा होता है किसी भी इकोनॉमी के लिए और लोगों के लिए भी उसके। लेकिन इसके बच्चों कुछ जाहिर से नुकसान थे। ये पेपर के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू उसके फायदे। पूरे के पूरे चैप्टर हमारा हमने रिवाइज कर लिया एक तरीके से। कहीं भी एग्रीकल्चर का जिक्र नहीं हुआ, मतलब एग्रीकल्चर को टोटली एलपीजी के अंदर क्या किया गया, इग्नोर किया गया, जो कि अच्छी बात नहीं थी। एग्रीकल्चर इग्नोर हुआ। एग्रीकल्चर बैकबोन था, एग्रीकल्चर पे इतने लोग डिपेंड थे, फिर भी एग्रीकल्चर इग्नोर कर दिया गया। दूसरा, अर्बन कंसंट्रेशन, ये जो ग्रोथ के बारे में हम सोच रहे थे, गांव का तो कुछ सोचा ही नहीं। सारा का सारा फोकस, कंसंट्रेशन मतलब फोकस, शहरों वाले एरियाज में फोकस था, जिसकी वजह से शहर तो अमीर हो गए लेकिन गांव काफी पीछे रह गए। इकोनॉमिक कॉलोनिज्म, हमारी इकोनॉमी को एमएनसीज कंपनी ने लूट लिया। एमएनसी कंपनीज के दबदबे में है। आप ही अपने घर के आसपास देखो, मेरा लैपटॉप देखो, मेरा फोन देखो, आप अपने लैपटॉप देखो, फोन देखो, कंप्यूटर देखो, हमारे पंखे देखो, लाइटें देखो, आसपास जो भी चीजें देखोगे हर जगह एमएनसीज का दबदबा है। तो ये एक प्रॉब्लम था। फिर चौथा, हमारे लोग खर्चीले बन गए। स्प्रेड ऑफ कंज्यूमरिज्म, जिसके पास पैसा नहीं था वो भी बैंकों से लोन लेकर सस्ते में लोन मिलने लग गए, जिसकी वजह से लोन ले लेकर लोग गाड़ी खरीद रहे हैं, घर खरीद रहे हैं, फलाना खरीद रहे हैं, ढिमकाना खरीद रहे हैं, जिससे लोग थोड़े खर्चीले बन गए। वेस्टर्न कल्चर हम लोगों ने फॉलो करना ज्यादा शुरू कर दिया। हमारी ग्रोथ हो तो रही थी लेकिन झुकी हुई थी, लोप साइडेड थी। सिर्फ आईटी सेक्टर आगे बढ़ रहा था, बाकी सारे सेक्टर ऐसा इतने ज्यादा ग्रोथ नहीं कर रहे थे। और छठा नुकसान, हमारा कल्चर भी धीरे धीरे खराब हो गया। कल्चरल इरोजन मतलब हमारा कल्चर वेस्टर्न कल्चर के अधीन आ गया, जिसकी वजह से जो हमारा डोमेस्टिक, हमारा भारतीय कल्चर था, भारतीय परंपरा थी, वो धीरे धीरे खत्म होने लग गई। तो बच्चों 6-7 फायदे, 6-7 नुकसान, कम से कम 3-3, 4-4 फायदे नुकसान आपको पता होने चाहिए। फिर पूछेगा क्या एलपीजी आने चाहिए? हाँ एलपीजी आओ, लाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाँ एलपीजी लाओ, लेकिन अब आप ऐसे एलपीजी लाओ कि हम बिग प्लेयर्स, जो मार्केट के बिग प्लेयर्स है, उसके सामने सरेंडर ना करें। एलपीजी लाओ लेकिन हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, समझौता नहीं होना चाहिए, उनको भी सेव करने के बारे में सोचो। एलपीजी लाओ लेकिन मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस के दबदबे को थोड़ा सा कम करो। एलपीजी लाओ लेकिन केएफसी, डोमिनोज ऐसी चीजों में मत लाओ, इंफ्रास्ट्रक्चर में लाओ, जैसे रोड अच्छे हो, बिजली अच्छी हो। तो कुल मिलाकर कोई आपसे पूछे कि एलपीजी फिर आने चाहिए? हाँ आने चाहिए, लेकिन इन 4-5 चीजों को ध्यान में रखते हुए।
भाई 19 से 20 मिनट हुए हैं, चैप्टर हो गया है आपका ख़त्म। आई होप इससे आपको फटाफट ये पता चल गया होगा कि इस चैप्टर में क्या क्या है। जिसने डिटेल में पढ़ा हुआ है उसका फटाफट रिवाइज हो गया होगा, और जिन्होंने डिटेल में नहीं पढ़ा रिवाइज उनका भी हो गया होगा, अब वो डिटेल में पढ़ लेना। तो आपको ऐसा फील होगा कि इस चैप्टर में से कुछ भी आएगा तो आप विद कॉन्फिडेंस उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, जब तक बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय।